हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, जो 11वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका हमने जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन शुरू किया था, ठीक है। तो हम दूसरे लेसन में शुरू कर चुके हैं। तो दूसरे लेसन में हमने जो भी बात की थी, जो सोर्सेज की बात की थी, सोर्सेज क्या थे, जो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है उसके सोर्सेज की बात की थी। इसके बाद फिर प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है, फिर डिफरेंस की बात की थी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो ये वाला चैप्टर है सेकंड वाला, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का संकलन में हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, यानी कि आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है। अब बेटा ये आधारभूत आंकड़े कौन से होते हैं? जो ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना, प्राइमरी डाटा होता है। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ये आधारभूत डाटा होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अब प्राइमरी डाटा के बारे में बात करने की। जो प्राइमरी डाटा होता है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, उनको कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो बेटा जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ आधारभूत विधियां होती हैं जिनका यूज किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग करके, इन टेक्निक्स का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी डाटा है उनको कलेक्ट करते हैं। कुछ विधियों के नाम है, जैसे पहली क्या है, पर्सनल इंटरव्यूज, इनकी व्यक्तिगत साक्षात्कार। आप व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके उसका इंटरव्यू लेते हैं। दूसरा है बेटा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, जो प्रश्नावली है और उन सूचियां हैं उनके माध्यम से हम सूचना इकट्ठा करते हैं। तीसरा बेटे टेलीफोनिकली इंटरव्यूज, हम लोग टेलीफोन के माध्यम से भी इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं। अब जो ये तीन विधियां हैं इनके भी आगे पार्ट्स हैं, तो एक एक करके इन विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बेटा जो पहले वाला मेथड है पर्सनल इंटरव्यूज का, पर्सनल इंटरव्यूज यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है। जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है बेटे, पर्सनल इंटरव्यूज है, इसके भी आगे तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला बेटे है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कि जिस इकाई के बारे में सूचना लेनी है उस इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यहां पर क्या होता है, जिस इकाई के बारे में हमें सूचना हासिल करनी है उस इकाई से सीधा संपर्क ना स्थापित करके, जो उस इकाई के बारे में जानता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति से, उस संस्था से संपर्क स्थापित करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सूचना लेते हैं जिसके बारे में सूचना कलेक्ट करनी है। तीसरा है मेरे बेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। इसमें क्या होता है, जो सूचना इकट्ठा करने वाला है, जो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं, संवाददाता है, उनको नियुक्त कर देता है और उनसे सूचनाएं लेता रहता है, ठीक है। तो आगे बेटे इनके भाग हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक एक करके जो ये विधियां हैं इनका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी है जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ये क्या होता है? देखिए बेटा, जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है, इस विधि में जो अनुसंधान करता है स्वयं, अनुसंधान करता है स्वयं, जिस व्यक्ति से या जिस इकाई से सूचना इकट्ठा करनी है या सूचना लेनी है उस इकाई से संपर्क स्थापित करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होता है कि जिस इकाई के बारे में हमें सूचना इकट्ठी करनी है उस इकाई से हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करते हैं और जो हमें सूचनाएं लेनी होती है उस इकाई से सूचनाएं ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि उस इकाई से आपको डायरेक्ट संपर्क स्थापित करना है, ठीक है। तो अब ये विधि कहां पर उपयुक्त रहेगी, कहां के लिए बढ़िया है? स्टेबिलिटी, उपयुक्तता कहां के लिए है इसकी? कहता है जिसका क्षेत्र सीमित हो, व्हेन एरिया इज लिमिटेड। अगर जो विधि है जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वाली है, किस एरिया के लिए बढ़िया रहती है? जहां पर एरिया सीमित होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि अगर एरिया बहुत बड़ा होगा तो प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विधि वहां पर बढ़िया रहती है अगर एरिया लिमिटेड हो, ठीक है। तो लिमिटेड एरिया के लिए बढ़िया है यह विधि। दूसरा क्या है यहाँ पे, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि आपने जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आप चाहते हैं कि आपने जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए।
ठीक है, तो आप इस विधि का प्रयोग करोगे। तीसरा क्या है मेरे बेटा, जहां आंकड़ों को गुप्त रखना हो। गुप्त मतलब आपने जो भी सूचकों से सूचनाएं लेनी है, ठीक है ना, आप उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो आप ये सूचनाएं हमें देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, इनको हम लोग गुप्त रखेंगे, आगे रिवील नहीं करेंगे। यानी कि जहां आपको सूचनाओं को गुप्त रखना है वहां के लिए भी यह विधि बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। चौथा क्या है बेटे, जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। आपने जो रिसर्च करनी है, जो भी आपने अनुसंधान करना है, आप चाहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको डाटा भी एक्यूरेट ही चाहिए, ठीक है ना, तो शुद्धता बड़ी महत्वपूर्ण है, वहां के लिए विधि बढ़िया है। पांचवा क्या है, जहां उत्तरदाताओं से सीधा संपर्क करना जरूरी हो। जैसे कि आपको लगता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो इंफॉर्मेशन आप तभी मिलेगी जब आप उस इकाई से, उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करेंगे जिसने सूचनाएं देनी है, दूसरा उसके बारे में जानता नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जहां जो उत्तर देने वाले हैं, सूचक है, अगर उनसे सीधा संपर्क स्थापित करना जरूरी है तो वहां भी ये विधि क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी, सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसकी मेरिट्स की, मेरिट और डिमेरिट्स की। सबसे पहले मेरिट्स करते हैं। मेरिट्स क्या है, गुण क्या है इस विधि के, गुण क्या है। सबसे पहले क्या बेटा, ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी, मौलिकता। इस विधि के द्वारा बेटा जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे वो ओरिजिनल होंगे। ओरिजिनल क्यों होंगे, क्योंकि आपने जिस इकाई से सूचना लेनी है आपने उस इकाई से संपर्क स्थापित किया है, ठीक है ना, वही आपको सूचना प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी आप सूचना इससे इकट्ठा करते हैं, जो भी आंकड़े इकट्ठे होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी, शुद्धता। शुद्धता बेटे होगी इसमें, शुद्धता क्यों होगी, क्योंकि जो एन्यूमरेटर है, प्रगणक है, सूचना लेने वाला है, स्वयं इन सूचनाओं को इकट्ठा करता है, ठीक है ना, स्वयं सूचना इकट्ठा करता है, जिससे सूचना उससे संपर्क स्थापित करता है। तो जो भी सूचना इकट्ठा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उनमें एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है। तीसरा क्या होता है बेटे, रिलायबल, विश्वसनीय। जो भी आप सूचना इस विधि द्वारा इकट्ठा करेंगे वो विश्वसनीय होंगी, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आपने वो स्वयं इकट्ठा की है। चौथा क्या होता है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होता है, संबंधित सूचना। देखिए जब भी आप सूचना इकट्ठी करने के लिए उस इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं जिससे आपने सूचनाएं लेनी है, तो जो प्रश्न आपने पूछने हैं वो तो आप पूछ ही लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना ही है, तो कहीं ना कहीं जो आपने प्रश्न पूछने उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, जो भी आप संबंधित प्रश्न है, यानी कि आपके अनुसंधान से अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न जो आप उस इकाई से पूछना चाहते हैं, तो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आप आसानी से इस विधि के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप उस इकाई से सीधा संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद क्या है बेटा, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। देखिए जो भी आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आप स्वयं आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, जब आप स्वयं आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं उन आंकड़ों में एक रूपता होती है। जब आंकड़ों में एक रूपता होती है तो कहीं ना कहीं बाद में आपके लिए उनके लिए तुलना करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी वाला गुण हो गया। इसके बाद क्या है, इलास्टिक, लोचशील, यानी कि लोचशीलता। देखिए जब भी आप सूचना इकट्ठा करते हैं तो कई बार जो सूचक है सभी प्रश्नों के जवाब देना नहीं चाहता और कईयों से आप ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार आप सूचनाओं को कम या ज्यादा, जो भी प्रश्न है उनको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी वाला गुण पाया जाता है। डिमेरिट्स क्या है, अवगुण क्या है इस विधि के, अवगुण क्या है बेटे, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। अगर बेटे एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, जिनसे आपने सूचना लेनी है वो इकाइयां दूर दूर हैं, तो उस स्थिति में ये जो मेथड्स है पर्सनल इंटरव्यू वाला बढ़िया नहीं रहेगा, जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला है ये बढ़िया नहीं रहेगा। किस स्थिति में, जब एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना फिर आपके लिए आसान नहीं होगा। तो बड़े एरिया के लिए अनुपयुक्त हो गई ये विधि। दूसरा क्या है, पर्सनल बायस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटे जो सूचना लेने वाला व्यक्ति है, जो सूचना इकट्ठी करता है, ठीक है ना,
अगर वो व्यक्तिगत पक्षपात बरतेगा। व्यक्तिगत पक्षपात का मतलब क्या है कि जो सूचनाएं देने वाला है उसकी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर यूज करता है या लिखता है, नोट करता है, तो कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें व्यक्तिगत पक्षपात झलक जाएगा। ठीक है, ये इस विधि में कमी है। इसके बाद है कॉस्टली, खर्चीली, अधिक खर्चीली। देखिए जो मेथड है आपका कौन वाला मेथड, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला, ये बड़ा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें समय भी ज्यादा लगेगा, आपको क्वेश्चनरी भी तैयार करने हैं, घर घर जाकर भरने हैं, इससे आपका बहुत सारा जो समय है और धन भी खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं जो तरीका है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला, ये महंगा पड़ता है, अधिक खर्चीला है। इसके बाद है लिमिटेड कवरेज, सीमित क्षेत्र। देखिए जो सबसे बड़ी कमी है डिमेरिट्स इस मेथड्स की, क्योंकि आप जो सूचना इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड एरिया से इकट्ठा करते हैं, और जब भी अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं, अगर आप उसको वाइड एरिया में उस निष्कर्ष को लागू करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपने सूचनाएं ली हैं वो एक लिमिटेड एरिया से ली है, सीमित क्षेत्र से ली है। अगर आप उस निष्कर्ष को पूरे एरिया पर लागू करेंगे तो वो गलत हो सकता है। ठीक है ना? तो उम्मीद आपको बड़े समझ में आया होगा। कौन सी वाला मेथड, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। ठीक है ना? इस विधि में जब आप एक जो व्यक्ति काम करता है कहीं ना कहीं उसको, देखिए अगर आप पर्सनल रूप से डाटा कलेक्ट करते हैं ये आसान तरीका नहीं है। क्यों आसान तरीका नहीं है? क्योंकि जो सूचना इकट्ठी करने वाला है उसको परिश्रमी, मेहनती भी होना जरूरी है। व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल का मतलब क्या है कि आप जब अलग अलग इकाइयों से संपर्क स्थापित करते हैं तो सभी इकाइयों की जो मनोस्थिति क्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा व्यवहार कुशल व्यक्ति होना चाहिए कि जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सके। ठीक है ना? इसके अलावा जिन इकाइयों के बारे में आपने सूचनाएं लेनी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके बारे में भी सूचना लेने वाले को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? तभी वो आसानी से सूचनाएं ले पाएगा। ठीक है मेरे बेटा? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो आपका जो दूसरा है इसका ये भाग, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।